हाँ तो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। हमेशा की तरह मैं फिर से आ टपका आप लोगों को बचाने के लिए। आज की डेट में कितनी सारी सिनेमैटिक यूनिवर्स आपके आसपास एग्जिस्ट करती है। जब थोड़ा आगे पीछे देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इंडिया की कई सारी सिनेमैटिक यूनिवर्स आज की डेट में बन चुकी है और उनमें से ज़्यादातर सिनेमैटिक यूनिवर्स डूबने वाली है। तो लोगों का कहना है कि इन सभी की हालत DCEU की तरह हो जाएगी। अब लोग ऐसा क्यों कहते हैं, ये अगर आपको जानना है तो आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आज ना तो हम द बॉयज़ ना ही मार्वल स्टूडियोज़ के बारे में बात करने वाले हैं, बल्कि आज हम एक ऐसे सीरीज़, ऐसे शो के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी शुरुआत तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की रही, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हुआ, बहुत ही आसमान छू लिया था उन्होंने बहुत ही कम टाइम में। फिर भी उनकी मूवीज़ बहुत बुरी तरीके से पीटी, इतनी बुरी तरीके से पीटी कि वार्नर ब्रदर्स वालों को आज की डेट में अपना किडनी और लिवर बेच के अपना पेट पालना पड़ रहा है। और ऐसा हुआ क्यों, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। शुरुआत करते हैं साल 2003 में, जबकि क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी सीरीज़ के लिए द डार्क नाइट ट्रिलॉजी बनाने के लिए DC के साथ बात की। और जबकि बैटमैन सीरीज़ बनाने के लिए वो लोग तैयार थे, तब उन्होंने बैटमैन के कैरेक्टर में कई सारे चेंजेस की थी, जबकि DC चाहता था कि बैटमैन के कैरेक्टर्स में कोई चेंजेस ना हो। दरअसल अगर आप बहुत ही पुराने बैटमैन्स देखो तो पुराने बैटमैन की जो कैरेक्टर है वो एकदम स्पाइडरमैन या आयरन मैन जैसी होती है, यानी कि जोक्स क्रैक करना, कॉमेडी करना, यही सब किया करते थे पुराने बैटमैन। तो क्रिस्टोफर नोलन ने इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज किया और हमें मिला सिग्मा हो का मसीहा क्रिश्चियन बेल एस बैटमैन ब्रूस वेन। और हमें वो कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, लोगों ने उस कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया और द डार्क नाइट ट्रिलॉजी DC की हिस्ट्री में सबसे बड़ी सीरीज़ बन गई। जबकि डार्क नाइट पार्ट 1 और बैटमैन बिगिंस ये सारी मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलेक्शन करती है, तो द डार्क नाइट के रिलीज़ के बाद इस फिल्म के मेकर्स का ये कहना था कि वो डार्क नाइट राइजेस के बाद और आगे मूवीज़ नहीं करेंगे, लेकिन वार्नर ब्रदर्स ऐसा नहीं चाहते थे। वार्नर ब्रदर्स का कहना था कि वो DC के सीरीज़ एक ऐसा सिनेमेटिक यूनिवर्स बनाए जिससे कि ये सीरीज़ जो है वो आगे भी और ज़्यादा कंटिन्यू हो, क्योंकि क्रिश्चियन बेल के बैटमैन को लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे थे। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन के अंदर एक ही चीज़ की कमी है, वो है कि वो बंदा सीक्वल्स पे कभी फोकस नहीं करता, उसे मूवी के सीक्वल्स बनाना ज़रा भी पसंद नहीं। तो जिसकी वजह से क्रिस्टोफर नोलन ने डी वार्नर ब्रदर्स के इस ऑफ़र को लात मार के भगा दिया और ये कहा कि मैं अभी इंटरस्टेलर बनाऊंगा। अब ना तो इस सीरीज़ की अब ऐसी हालत हो गई थी, ना इसमें क्रिश्चियन बेल वापस ही करना चाहता था, ना ही क्रिस्टोफर नोलन, और ये दोनों ने ही इस सीरीज़ को छोड़ दिया था। तो DC वालों ने क्रिस्टोफर नोलन से क्रिश्चियन बेल वाले बैटमैन के राइट्स खरीदने की कोशिश की है, जिसके बाद कि क्रिस्टोफर नोलन ने इस चीज़ के लिए भी मना कर दिया। उसने कहा कि वो एग्रीमेंट पर सिर्फ द डार्क नाइट राइजेस पर ही काम करेगा और उसके बाद वो DCU के साथ कभी काम नहीं करेगा। जिसकी वजह से जब ये हुआ तो उन्होंने कहा कि इस बैटमैन के कैरेक्टर से हम इंस्पायर होकर एक और बैटमैन बनाएंगे जो हमारी सीरीज़ में काम होगा, जिस पर क्रिस्टोफर नोलन मान गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मैन ऑफ स्टील का स्टोरी राइटर बना दिया गया। और फिर द डार्क नाइट राइजेस जब रिलीज़ हुई तब वो DC की बहुत बड़ी हिट फिल्म बन गई। अब इसके बाद इस फिल्म के मेकर्स के दिलों में बहुत ही ज़्यादा लड्डू फूटा और उन्होंने मैन ऑफ स्टील के ऊपर तुरंत ही काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी थी, क्रिस्टोफर नोलन ने सारी स्क्रिप्टिंग कर दी थी। और फिर अभी इन लोगों ने मैन ऑफ स्टील को बनाया कौन से डायरेक्टर के साथ, द वन एंड ओनली वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर जैक स्नाइडर। और जैक स्नाइडर ने इस सीरीज़ को डुबाने में उतनी ही मदद की है जितने डूबते जहाज़ में एक तिनके का सहारा होता है। अब इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें पहला सुपरमैन देखने को मिलता है 2013 में, और 2013 में इसकी सबसे पहली वाली मूवी जो है वो रिलीज़ हुई मैन ऑफ स्टील के नाम से, एज सुपरमैन। हेनरी कैविल एज सुपरमैन, हर कोई बंदा चाहता था कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को आगे और भी ज़्यादा कंटिन्यू किया जाए। और जैक स्नाइडर का डायरेक्टर उतना भी बुरा नहीं था, क्योंकि जैक स्नाइडर ने जिस तरीके से डायरेक्शन किया था, जिस तरीके से सुपरमैन का प्रेजेंटेशन किया था, वैसा आज तक किसी ने भी नहीं किया था। और उसी तरीके से ये सिनेमैटिक यूनिवर्स में चलती रही और हेनरी कैविल का जो सुपरमैन है वो रिलीज़ से पहले ही काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आ गया, जिसके बाद कि इस मूवी को रिलीज़ किया गया मैन ऑफ स्टील के नाम से साल 2013 में। और ये DC की एक और बहुत बड़ी हिट फिल्म बन गई। हालांकि द डार्क नाइट या फिर राइजेस उतनी बड़ी हिट नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी ये मूवी काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई अपने टाइम के हिसाब से। और इस मूवी को लेने के बाद अब फिल्म के मेकर्स का बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया, और इस फिल्म के मेकर्स ने ऐसी कुछ गलतियाँ की जिसकी वजह से कि इनके सिनेमैटिक यूनिवर्स बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानना है तो आप सभी को रुकना पड़ेगा। वीडियो पार्ट 2 में बात करेंगे। अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, दूसरों का रखने की कोई ज़रूरत नहीं।